हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न चैनल सीरीज़ की दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि शेयर ट्रेडिंग जैसे सेंसिटिव फील्ड में उतरने से पहले आपको गहन अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और आप मार्केट में राइट टाइम पर एंट्री कर सकें और एग्जिट कर सकें। अब इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि शेयर्स के रेट में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। शेयर ट्रेडिंग सीखना बिल्कुल कार ड्राइविंग के सीखने जैसा है। जिस तरह से आप कार ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको यह सीखना होता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर पर पैर रखना है, कब गियर चेंज करना है, कब स्टीयरिंग का यूज़ करना है। बस ठीक इसी तरह शेयर ट्रेडिंग में है। इसमें भी ब्रेक, एक्सीलेटर और गियर होते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ यह बात समझ लीजिए कि कंट्रोल के बारे में जानकारी होना अलग बात है और उनको यूज़ करना अलग बात है। सारे कंट्रोल का सामंजस्य बिठाते हुए गाड़ी चलाना तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही आता है। बिल्कुल सेम चीज़ शेयर ट्रेडिंग में भी है। पहले आपको सारे कंट्रोल सीखने हैं और उसके बाद उन कंट्रोल्स में सामंजस्य बिठाकर कैसे ट्रेडिंग करनी है यह सीखना है। ठीक है, अब यह डिस्कस करते हैं कि शेयर्स के रेट में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। देखिए, यह तो हम सब जानते हैं कि उतार चढ़ाव का होना सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। प्राइस किसी भी चीज़ का हो, यह कंसेप्ट सब पर लागू है। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अब यदि किसी शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है उस शेयर की डिमांड ज़्यादा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो इसका मतलब है डिमांड कम है। इन अदर वर्ड्स सप्लाई ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग शेयर्स बेच रहे हैं। यह डिमांड और सप्लाई कैसे जनरेट होती है, कौन जनरेट करता है, इसको जानने से पहले अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में प्लेयर्स कौन कौन होते हैं। देखिए, इनमें मेन होता है इनसाइडर। कुछ मेन प्लेयर्स हैं, जैसे इनसाइडर, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई यानी कि डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर। आइए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समरी में जानने की कोशिश करते हैं। इनसाइडर बेसिकली वह लोग होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जैसे कंपनी के प्रमोटर, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के एम्प्लॉयज़। अगर कंपनी में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज होने वाले होते हैं तो सबसे पहले जानकारी इन्हीं को होती है। अगर कंपनी में कोई पॉजिटिव चेंज होने वाला होता है तो सबसे पहले शेयर्स की डिमांड इन्हीं लोगों की तरफ से जनरेट होती है। यह लोग शेयर को पहले से एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई नेगेटिव चेंज होता है तो भी इनको सबसे पहले पता चल जाता है कि कंपनी का बंटाधार होने वाला है, तो सबसे पहले अपना शेयर को बेचकर यही लोग निकलते हैं। तो सप्लाई भी सबसे पहले इन्हीं की तरफ से आती है। तो बेसिकली सबसे पहले डिमांड और सप्लाई क्रिएट करने वाले यही लोग होते हैं। सेकंड नंबर पर होते हैं एफआईआईज, डीआईआईज, बैंक, म्यूचुअल फंड। ये लोग, अब ये लोग असल में मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, इसलिए ये हर कंपनी के बारे में बड़ी क्लोजली स्टडी करते हैं, बड़ा वॉच रखते हैं, और इनकी बेसिकली गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छी पकड़ होती है। गवर्नमेंट की क्या नई पॉलिसी आने वाली है या कंपनी में क्या नए चेंज होने वाले हैं, इनको खबर काफ़ी पहले से हो जाती है। इन्होंने बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर किए होते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों के पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और अनलिमिटेड मनी होती है, तो ये भी उसी हिसाब से शेयर्स पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं। और अंत में आते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कंपनी के परफॉर्मेंस को देख कर पैसा लगाते हैं। जबकि होता क्या है कि कंपनी की परफॉर्मेंस तो बाद में आती है, उसके शेयर्स के रेट पहले ही बढ़ चुके होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स की वजह से, और हम जैसे लोग ज़्यादातर भेड़ चाल में मारे जाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों की समझ में आता है तब तक शेयर्स के प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। इनफैक्ट वो कंपनी जो एक्चुअल प्राइस डिज़र्व करते हैं उससे भी ऊपर जा चुके होते हैं, और वहाँ से अब लौटना शुरू कर देते हैं, और ये उतार चढ़ाव का खेल
चलता रहता है। अतः ये तो क्लियर है कि डिमांड एंड सप्लाई ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही जनरेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए। हकीकत तो ये है कि हम मार्केट को लीड नहीं कर सकते, बस इसको फॉलो कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमारे हाथ में क्या है। एक्चुअली में इन बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा जनरेट होने वाले डिमांड और सप्लाई को हम लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके पहचान सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल इंडिकेटर्स के बिहेवियर की स्टडी की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में यदि आपको कुछ जानकारी ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं इनकी वैल्यू स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड करती है। ये इंडिकेटर्स हमें काफ़ी हद तक इंडिकेट करने में सफ़र होते हैं कि प्राइस का अगला मूवमेंट क्या होने वाला होता है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। आज की डेट में एनालिस्टों ने हज़ारों इंडिकेटर्स का आविष्कार किया हुआ है और उनके बिहेवियर की स्टडी की हुई है। लेकिन अगर हम इन सब की स्टडी करने बैठ जाएंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। सारे इंडिकेटर्स की स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि कुछ गिने चुने इंडिकेटर्स की डीप में स्टडी की जाए और फिर उनकी बिहेवियर की बड़ी बारीकी से समझा जाए। मैंने क्या किया, स्टडी के लिए 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स चुने हैं, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और RSI। इन्हीं 3 इंडिकेटर की प्रेजेंट पोजीशन को देखकर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अच्छा, इंडिकेटर्स की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा। अगर आप शेयर ट्रेडिंग के प्रोफेशन को सीरियसली और सिंसियरली लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो खैर आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन सीखने के बाद भी आप तुरंत ट्रेडिंग करना स्टार्ट मत करिए। पहले आप कम से कम 6 महीने साल भर तक सिर्फ सीखिए और फिर कम से कम 2-3 महीने रनिंग मार्केट में उस नॉलेज को अप्लाई करिए और फिर पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपके 100 में से कम 80 पेपर ट्रेडिंग सही जाते हैं तब आप समझिए कि आप राइट ट्रैक पर हैं, तब आप रियल मनी लेकर मार्केट पर उतरिए। तो अब आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम इंडिकेटर्स की स्टडी शुरू करेंगे। थैंक यू।